बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो डी ब्रोगली था इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके जहन में कैसे आया डुअल नेचर ऑफ मैटर, और फिर हम इसकी जो इसने इक्वेशन दी थी उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर इसके जहन में कैसे आया था? जैसे हम लोग स्टूडेंट होते हैं, अगर एमफिल कर रहे हो कोई स्टूडेंट, तो वो अपना थीसिस जमा करवाता है। थीसिस वो चीज़ होती है जो उसने खुद रिसर्च की होती है। अब ये जो डी ब्रोगली था, जब इसने देखा कि प्लांक्स ने एक दिया है कॉन्सेप्ट, प्लांक्स ने कहा था कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल भी बिहेव कर सकते, तो सारा जब प्लांक्स ने बताया तो डी ब्रोगली ने जब अपने थीसिस जमा करवाने थे तो इसके जहन में आया कि मैटर भी तो ऐसा, जैसे वो वेव है तो वो पार्टिकल नेचर भी रख सकती है। तो मैटर जो आम चीज़ें ये तो मैटर है, फिर इनकी भी पार्टिकल नेचर होनी चाहिए। तो इसने कहा कि कोई भी पार्टिकल है वो डुअल नेचर शो करता है मोशन में। एक तो वो वेव की तरह मोशन शो करता है और एक वो मैटर या पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। अब जब ये अब इसने अपनी थीसिस जमा करवाई तो जितने भी उधर इसके प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि आपने तो बात ही गलत कर दी। डिफरेंट साइंसदानों ने भी यही कहा कि आपने तो बात ही बिल्कुल कर दी कि कोई चीज़ मैटर हो, जैसे ये मैटर है, ये अगर वेव की नेचर शो करे तो कुछ इस तरह मूव करे, लेकिन ये तो इस तरह शो नहीं कर रही मोशन। तो फिर इसकी डिग्री रोक दी गई पूरी एमफिल की। ठीक है, जब ये हुआ इसके साथ तो साइंटिस्ट आए, जब इसकी बात को गौर से समझा तो उन्होंने ना इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि इस डी ब्रोगली ने बात बिल्कुल ठीक है, मैटर डुअल नेचर शो करता है, एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी। फिर इसको डिग्री भी दी गई और नोबेल प्राइज भी इसको मिल गया, और वो जो दो साइंटिस्ट थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो याद आपने ज़रूर रखना है कि डुअल नेचर की डिस्कवरी किसने की थी? डी ब्रोगली ने इन 1923। इसने कहा था कि कोई भी मैटर उसकी डुअल नेचर होती है, वो पार्टिकल लाइक भी शो करता है और वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, और इसने यह कहा था कि जितने भी मैटर है दुनिया में वो मोशन में डुअल नेचर शो करते हैं। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, उसके पास दोनों करैक्टरिस्टिक होती है, मैटेरियल पार्टिकल की भी और वेव की भी। तो इसी बात को हम अपने अल्फाज में लिखेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली इन 1923। ही प्रिडिक्टेड दैट पार्टिकल शो वेव लाइक प्रॉपर्टी अलोंग विद पार्टिकल करेक्टर। कोई भी मैटर है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करता है और पार्टिकल करेक्टर भी शो करता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल द मैटर पार्टिकल्स, जितने भी दुनिया में मैटर पार्टिकल हैं वो मोशन में डुअल नेचर शो करते हैं। इफ इट मीन्स, इसका कहने का मतलब हुआ फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, उन सब के पास दोनों करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मटेरियल पार्टिकल की भी और वेव की। फिर इसने अपनी इक्वेशन पेश की। उस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? डी ब्रोगली इक्वेशन। ये इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच प्लांक कांस्टेंट ओवर एम वी। एम वी हमारा प्रोडक्ट होता है मोमेंटम का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो मोमेंटम क्या इनवर्स रिलेशन है लैम्डा के साथ, मोमेंटम लैम्डा के साथ। तो इस इक्वेशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब ये इक्वेशन बड़ी इजी, इसने क्या किया था, ये इसकी खुद की बनाई हुई कोई इक्वेशन नहीं थी। इसने क्या किया था, दो इक्वेशन उठाई। उन दो इक्वेशन, एक इसने प्लांक्स की इक्वेशन उठाई एनर्जी वाली, और एक इसने आइंस्टाइन की इक्वेशन उठाई, और दोनों इक्वेशन को मिला के अपनी इक्वेशन बना ली। अब जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है इसने किस तरह डिराइव की हम देखते हैं। सबसे पहले इसने आइंस्टाइन की इक्वेशन उठाई, जो हमें फिजिक्स में काफ़ी हमने पढ़ी, अक्सर फिजिक्स की बुक्स के बाहर भी ये आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखी होती है। तो ये बहुत मशहूर इक्वेशन है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन लॉ ऑफ मास एनर्जी, उसके मुताबिक क्या था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी यहाँ हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसने जो दूसरी थ्योरी थी वो प्लांक्स ने जो दी थी क्वांटम थ्योरी में, इसने क्या कहा था, ई इज इक्वल टू एच वी। एच हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इसको इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। उसने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इसने कंपेयर किया, कंपेयर बोथ इक्वेशंस। जब इसने कंपेयर किया तो हमारे दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल आई। एम सी स्केयर इज इक्वल टू एच वी। देखो एम सी स्केयर भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर, इट्स मीन ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। जब इसने
इस तरह लिखा तो इसने क्या किया कि एम सी एच वी ओवर, इसने क्या किया, एक इधर से सी उठा के इधर ले आया। अब इसने फर्दर इसको क्या किया, देखो जब कोई चीज़ ऊपर होती है अगर हम उसको नीचे ले आए, दूसरी जो नीचे वाली वैल्यू उसके नीचे ले आए, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है सी, देखो ये जो वी है इसको हम नीचे ले आते हैं, ये बन गई ना इक्वेशन सी ओवर वी, एम सी इज इक्वल टू एच सी ओवर म्यू। ठीक है, आप इसको म्यू कहें, तो ये जो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में मुताबिक ये जो चीज़ है ये बराबर है लैम्डा के, सी ओवर वी हमें पता है ना कि स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये जो म्यू है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ये म्यू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सी ओवर म्यू हमारे पास लैम्डा के बराबर हो जाएगा। यह हमने इसलिए लिखा था कि हमारी लैम्डा इधर आ जाए, इधर क्या आ जाएगा लैम्डा, तो क्या आ जाएगा एम सी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर वाली साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी बन गया। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन थी। अब इसने कहा जो ये सी है लाइट के लिए, तो अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो वी आएगी फॉर पार्टिकल वेलोसिटी, जब हम पार्टिकल की बात करेंगे तो सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो वी आ जाएगा जो स्पीड ऑफ मैटर शो करता है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ये वी है, ये जो था ना ये हमारा म्यू था। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ये हमारी स्पीड को शो कर रहा है मैटर की। ठीक है, तो ये जो इसकी इक्वेशन है इसने इस तरह ड्राइव की थी, इसने सिर्फ दो इक्वेशन उठाई, एक प्लांक्स की इक्वेशन थी और एक आइंस्टाइन की इक्वेशन की, उनको कंपेयर किया और खुद की एक इक्वेशन बना ली। सिंपल सा इसने काम किया था, इस काम पे इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। ब्रोगली की इक्वेशन थी और डी ब्रोगली का जो थ्योरी थी ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। लेकिन जो डी ब्रोगली की इक्वेशन थी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं प्रूफिल हो रही थी, बिल्कुल भी प्रूफिल नहीं हो रही थी। तो हमने ना एक्सपेरिमेंट से भी इसको साबित किया कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ तक लिमिटेड है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे ये इम्प्लाई नहीं होती। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी ब्रोगली इक्वेशन की जो वेवलेंथ है वो हमने माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है। अगर हम सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाइड्रोजन के ऑर्बिट में, तो जो इसकी स्पीड है वो क्या 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये जो स्पीड है आप लोगों ने एग्जैक्ट इसी तरह याद करनी है। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.108 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, और प्लांक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू पता है, जब हम प्लांक्स थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी हमने इक्वेशन लिखी, एच की जगह एच की वैल्यू, एम की जगह एम की वैल्यू, वी की जगह वी की वैल्यू। जब हमने इनको लिखा तो हमारे पास आई 3.160 10⁻⁻⁻10। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद करनी, ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू वेवलेंथ की, आप लोगों ने याद रखना है 10⁻0 से लेके, मतलब 10⁻0 से लेकर 10⁻, जो -3 है, अगर 10⁻ जो -13 है इससे नीचे हम चले जाएं 10⁻−14, तब हम लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। 10⁻−13 या इससे बड़ी वैल्यू होगी, देखो 10⁻10, 10⁻0, फिर 10⁻1, इधर हमारी पॉजिटिव को जा रही है ना वैल्यू, इधर बड़ी जितनी मर्जी वेवलेंथ हो उतनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे 10⁻10 आ जाए। ठीक है, 10⁻−13 से छोटी वैल्यू आ जाए, 10⁻−14 आ जाए या 10⁻−15 आ जाए, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस वैल्यू की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। 10⁻−13 तक तो है कि हम कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी वेवलेंथ इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 10⁻−14, 10⁻−15 ये हमारे लिए मज़ीद छोटी वेवलेंथ हो जाएंगी, जिनको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से रखनी। अब ये देखो, ये 10⁻−10 तक की वेवलेंथ है, तो इतनी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। -13 से छोटी है ना, -13 से बड़ी है। ठीक है, 10⁻10
तो ये हम वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे ऑनवर्ड इससे छोटी वैल्यू की तरफ जाएं तो हम बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन की हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, इलेक्ट्रॉन की ये वेवलेंथ आई। सो द वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन कैन बी मेजर्ड इजीली। सो हमने इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ थी वो इजीली मेजर्ड कर ली। तो ये हमें ये प्रूफ हो चुका था कि डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ की इक्वेशन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, कोई भी पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है। अब हमने कहा कि हम इसको मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए देखते हैं। जब मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए देखा तो हमने क्या किया, एक कंसीडर किया स्मॉल स्टोन, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन। तो हमने उसका मैस लिया 1 ग्राम। 1 ग्राम कितने बराबर होता है, 10⁻³ kg के, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है, हमने वही इक्वेशन लिखी, लैम्डा इज इक्वल टू h/m म्यू इज इक्वल टू प्लांक्स की जगह प्लांक्स की वैल्यू, m की जगह m की जो 10⁻13 kg और v की जगह म्यू की जगह उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। हमने जब इनको कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू है कुछ 6.6 10⁻30। अब देखो ये -30 पे चलेगी ये। हमने क्या किया था, -13 से अगर कोई छोटी होगी -14 10⁻15, इससे जो छोटी मज़ीद जाती जाएगी हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब -30 इतनी छोटी वेवलेंथ आ गई है, इतनी छोटी वेवलेंथ आई है कि हम इसको कैप्चर ही नहीं कर पाए। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते, ठीक है। इतनी छोटी वेवलेंथ को ना तो हम कैप्चर कर सकते हैं, ना ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें साबित हुआ एज द वेवलेंथ इज सो स्मॉल डैट दे कैन नॉट बी कैप्चर। वेवलेंथ क्या है, इतनी छोटी आई, इतनी छोटी। जितना ज़्यादा मास बड़ा होता जाएगा ना वेवलेंथ उतनी छोटी होती जाएगी। देखो मास और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है ना। अब स्टोन का मास कितना बड़ा होगा तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। और देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा था और उसकी वेवलेंथ हमें ठीक आ गई थी, ठीक है, इजीली कैलकुलेट करने वाली आ गई थी। अब दैट इज़ वाई डी ब्रोगली, फिर हम लिखेंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंस नहीं है इसका कुछ भी, ये सिर्फ सिग्निफिकेंस रखती है तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए रखती है। माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन जो है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अगर हम ऐसी कोई चीज़ तैयार कर ले जो हमारी इतनी स्मॉल वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर सके तो शायद हम बता सके कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी डुअल नेचर शो करते हैं। लेकिन चूंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए तो हमने कह दिया कि डी ब्रोगली की इक्वेशन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं है और ना ही हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमने कह दिया जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो डुअल नेचर नहीं शो करते, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये हमारे पास डुअल नेचर शो करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी होती है कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को डी ब्रोगली की इक्वेशन भी समझ आ गई होगी कि किस तरह उसको डिराइव किया डी ब्रोगली ने, उसके जहन में किस तरह कॉन्सेप्ट आया और क्यों मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए अप्लाई नहीं होती, क्यों माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है। और इसका हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और हमने ये पढ़ा कि इस इक्वेशन को खुद डी ब्रोगली ने ही डिस्कवर किया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी वीडियो लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।